कौन सा लाइफस्टाइल है जो हमारे स्पर्म को कम कर रहा है, हमें क्या एहतियाती तदाबीर करनी होगी। कोई भी चीज़ जो टेम्परेचर बढ़ा रही है टेस्टिकल्स के अराउंड उसका बैड इफ़ेक्ट हो सकता है स्पर्म्स की प्रोडक्शन में। वो सब ट्राई करके देख लिए हैं, हकीम भी ट्राई हो गया और हर चीज़ ट्राई हो गई और वो काउंट इम्प्रूव नहीं हो रहा। अब ये एक सिंपल ऑपरेशन है, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख किसी सेंटर पे ये डॉक्टर्स ले रहे हैं। एक सर्जन साहब हैं आईयूआई कर रहे हैं। भाई आपकी डोमेन में नहीं आता आईयूआई, आप क्यों कर रहे हैं आईयूआई? हम तो नहीं करते आपके ऑपरेशंस, आप क्यों हमारे आईयूआई कर रहे हैं भाई? उससे क्या बेनिफिट्स होते हैं? मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहती क्योंकि इतनी ज्यादा हैंडसम पेमेंट एक छोटी सी चीज के लिए जो कि एक आम ओटीए भी कर सकता है। मेल्स में स्पर्म कम होने की वजूहात क्या बनती हैं? मोबाइल्स हैं, आपके लैपटॉप्स हैं, माइक्रोप्लास्टिक्स ने तो बेड़ा गर्क कर दिया हर एक का। परफ्यूम्स जो हैं स्पेशली पेट्रोलियम से बनी हुई चीज़ें, पेट्रोल देखे तो सही कितना ख़तरनाक बात है। ये जितनी चीज़ें मैंने गिनवाई हैं ये बॉडी में जाके आईयूआई क्या होता है और इसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान है? उसके बारे में तो इतनी गलत फहमियाँ हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। जी। ओवरी टाइम पे एग निकाल रही है, यूट्रस में कोई ख़राबी नहीं है, परफेक्ट सिस्टम चाहिए औरत का आईयूआई के लिए। डॉक्टर जो आईयूआई कर रहा है, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं क्यारी में, उसमें आईयूआई क्यों कर रहा है? आईयूआई ज़्यादातर मेल फैक्टर के लिए होता है। ठीक है। औरत 100% परफेक्ट हो तो तब आप ये करेंगे। ये हमारे अवाम कोई पढ़ लिखी जाएं, कोई थोड़ा सा समझ ही लें, अपने क्यों पैसे ज़ाया करते हैं जाके। अच्छा डॉक्टर साहब, जो ये चीज़ें आप बता रही हैं, क्या अक्सर औक़ात डॉक्टर्स इन चीज़ों से आगाह करते हैं या मोस्टली अपना पैसा बनाने के लिए बस वो कहते हैं चलें जी आईयूआई करते हैं ये वो? नर्सों ने भी डॉक्टर लिखा हुआ है, डिस्पेंसर्स, बिल्कुल। ओटीएज, उन्होंने भी अपने अपने अस्पताल बनाए हुए हैं ऐसे और ही है। डॉक्टर लिखा हुआ है। तो आई डोंट थिंक दिस इज एक्सेप्टेबल। रेडियोलॉजिस्ट तो ना आईयूआई करें। हर पॉडकास्ट में आप रेडियोलॉजिस्ट को कोई ना कोई पैगाम देना चाहती हैं, तो बहुत से डॉक्टर्स जो हैं वो आपसे नालाम भी होंगे कि आप क्यों हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं। आप आए, मुझे बताएं अगर मैं गलत कह रही हूँ। और हमारी गायनेकोलॉजिस्ट ना तो ब्रेस्ट को एग्जामिन करती हैं रेगुलरली। मेरा अवाम को, बच्चियों को ये मैसेज है कि जब वो अपना प्रेगनेंसी के होते ही एंटीनेटल एग्जाम के लिए जाएं तो डॉक्टर से डिमांड करें कि मेरे ब्रेस्ट को भी एग्जामिन करें, मैंने बाद में दूध पिलाना है। सर्जनों को यूट्रस निकालने का इतना शौक है, जो सर्जरी के प्रोफेसर्स हैं ना, वो तो बड़े शौक से हिस्टेरेक्टमी करते, तो इसलिए ये बातें जो है ना ये गलत है। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, दिस इज़ मी अरसलान एंड वेलकम टू डॉक्टर समीना हक। मेरे साथ आज डॉक्टर समीना हक साहिबा मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे कि वेरिकोसील क्या है, आईयूआई क्या है, एम्बोलाइजेशन क्या है और ये कब करवाने चाहिए, और क्या मर्द के स्पर्म को बढ़ाया भी जा सकता है और मेल्स के स्पर्म कम होने की बड़ी वजूहात क्या हैं। ऐसा हमारा कौन सा लाइफस्टाइल है जो हमारे स्पर्म को कम कर रहा है और इसके लिए हमें क्या एहतियाती तदाबीर करनी होगी। इन तमाम सवालात के जवाब जानते हैं आज के इस पॉडकास्ट में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि वेरिकोसील है क्या और क्या इसका हर किसी को ऑपरेशन करवाना चाहिए, ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो टेस्टिकल्स हैं उनको हाई टेम्परेचर जो है उनकी फंक्शंस को अफेक्ट करता है। ओके। और अल्लाह सुब्हानु ताला ने, नेचर ने इसीलिए टेस्टिकल्स इधर किडनी के पास डेवलप होते हैं, जी। ओवरीज भी, ओके। और वो फिर डिसेंड करते हैं, नीचे आते हैं, गुर्दों के पास ही, एड्रिनल्स के पास वो डेवलप होते हैं, फिर ठीक वो है। नीचे डिसेंड करते हैं माँ के पेट में जब परवरिश हो रही होती है। ठीक है। नेचर जो है वो टेस्टिकल्स को बाहर एक थैली में ट्रांसफ़र कर देती है क्योंकि बॉडी का गर्म टेम्परेचर उनके फंक्शन के लिए बहुत डेट्रीमेंटल बिल्कुल। है। जो ओवरीज हैं उनको टेम्परेचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो जाके पेल्विस में रुक जाती हैं, वो नीचे डिसेंड नहीं करती। और ठीक है। अब अगर कोई भी चीज़ जो टेम्परेचर बढ़ा रही है टेस्टिकल्स के अराउंड, वो उसके स्पर्म काउंट, उनकी एक्टिविटी को थोरेटिकली, मतलब अगर आप थ्योरी में डालें तो ये है कि उसका बैड इफ़ेक्ट हो सकता है स्पर्म्स की प्रोडक्शन में। बिल्कुल। तो वेरिकोसील एक गुच्छा होता है वेन्स का जी। जो ब्लड वापस लेके जा रहा होता है। ठीक है। अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा वो गुच्छा हो तो ये एक थेरेटिकल वो कॉज बताते हैं, लो स्पर्म काउंट की या लो वाइटैलिटी जो स्पर्म्स की है या मोटिलिटी उनकी कम है,
कि जी वो गर्म टेम्परेचर कर देती हैं वो वेन्स, और इस वजह से शायद उसका जो फंक्शन है स्पर्म्स का वो सही नहीं रहता। ठीक है। अब बहुत से लोग, अब कुछ डॉक्टर्स हैं वो इसको बहुत ज़्यादा ही एडवर्टाइज कर रहे हैं, और हर पेशेंट का वेरिकोसील, हर पेशेंट का स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड, हर पेशेंट का अच्छे भले टेस्टिकल्स हैं, काउंट भी अच्छा है, वो उनकी क्लिनिक पे जा रहे हैं तो जी स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड कराएं जी, वो एक रूटीन बनी हुई है, वो इधर टेबल वाला उधर भेज देता है, आप स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड कराएं, आप फलां कराएं, आप वेरिकोसील का ये कराएं, आप। तो इस तरह रूटीन वर्क में नहीं इसको होना चाहिए। ठीक है। इसको अगर ज़रूरी है जी, तो जी। ज़रूर करवा लें। जैसे ठीक है। कि वेरिकोसील, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ देयर इज़ 15 मिलियन काउंट ओके, और उसके अंदर एक्टिव कुछ ज़्यादा नहीं है, मोटिलिटी बिल्कुल स्ट्रेट मोटिलिटी जो रैपिड प्रोग्रेशन है वो नहीं है, ओके। और वो डॉक्टर देख रहा है कि शायद वेन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और हाई टेम्परेचर की वजह से ये इतने एक्टिव नहीं हैं, तो उस केस में, और उसने सारी मेडिसिन्स भी जो भी ये अला बला जो मार्केट में आई हुई हैं वो सब ट्राई करके देख ली हैं, हकीम भी ट्राई हो गया और हर चीज़ ट्राई हो गई, और वो काउंट इम्प्रूव नहीं हो रहा। तो हज़ार में से शायद एक को बेनिफिट होने का इम्कान है। ठीक तो है। उसमें फिर आप ज़रूर वेरिकोसील का ऑपरेशन करें, वो वेन्स का गुच्छा जो है उसको लाइगेट कर दिया जाता है, और फिर वो कोलैप्स हो जाती हैं, वहाँ पे टेम्परेचर लो हो जाता है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2-3 महीने में आप देख सकते हैं कि कोई ख़ास कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है कि ठीक नहीं। है। ये होता है वेरिकोसील। ठीक है। इसको टेस्टिकल को गर्म टेम्परेचर से बचाने के लिए हुँ। उसको लाइगेट कर दिया जाता है। ठीक है। अब ये एक सिंपल ऑपरेशन है, हुँ। सिंपलेस्ट ऑपरेशन है, और अब जी वो जो है रेडियोलॉजिस्ट जो हैं हुँ। वो आए जी आपकी ये वेरिकोसील को हम वो कर देते हैं एम्बोलाइजेशन। ठीक है। 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख किसी सेंटर पे। ये और डॉक्टर्स ले रहे हैं? हाँ हाँ, रेडियोलॉजिस्ट वेरिकोसील का वो कर रहे हैं एम्बोलाइजेशन। ठीक है। तब इतना सिंपल सा, और डाउटफुल है उसकी रिजल्ट्स भी, कि हुँ, हुँ। रेयरली, मैंने तो बहुत रेयरली देखा है कि वेरिकोसील के ऑपरेशन ने मदद की हो। अ, ज़रूर मेरी नज़र से गुजरे हैं। अब पता नहीं वो वेरिकोसील के ऑपरेशन से बड़े या कोई और फैक्टर, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ फैक्टर्स जो हैं वो स्पर्म की प्रोडक्शन के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं। ठीक है। अब वो किस वजह से थोड़े से इम्प्रूव हुए मुझे तो नहीं पता, लेकिन इंसिडेंटली उसने वेरिकोसील का ऑपरेशन भी कराया हुआ था। ठीक है। अब पता नहीं, अभी तक तो मेल इनफर्टिलिटी, स्पर्म काउंट, उसकी वाइटैलिटी, मोटिलिटी, उस सब के ऊपर अभी देयर इज़ अ बिग बिग क्वेश्चन मार्क। तो बिल एक और साहब हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सारे, मैं उनकी उसको क्वेश्चन नहीं करती, हुँ। लेकिन अननेसेसरी ट्रेस पासिंग ना करें। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब एक सर्जन साहब हैं, वो बुला के तो आईयूआई कर रहे हैं। भई आपकी डोमेन में नहीं आता आईयूआई, आप क्यों कर रहे हैं आईयूआई बिल्कुल पेशेंट का? ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। आप तो सर्जन हैं, आप यूरोलॉजिस्ट हैं, यूरोलॉजिस्ट के बाद आप वो डक्ट के ऑपरेशन करते हैं, वो जो स्पर्म्स लेके डक्ट जाती है उसका ऑपरेशन करते हैं। तो आप आईयूआई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरी नज़र से आज गुज़री है उनकी प्रिस्क्रिप्शन के आएँ, हम आपका आईयूआई कर देते हैं। व्हाई? आईयूआई हम तो नहीं करते आपके ऑपरेशंस, आप हुँ। क्यों हमारे आईयूआई कर रहे हैं भई? बिल्कुल ऐसे ही। तो डॉक्टर साहब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस एम्बोलाइज़ेशन का होता है तो उहुँ। उससे क्या बेनिफिट्स होते हैं? मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहती, क्योंकि इतना बड़ा मतलब पेमेंट, इतनी ज़्यादा हैंडसम पेमेंट एक छोटी-सी चीज़ के लिए, जो कि एक आम ओटीए भी कर सकता है शायद, या हुँ, हुँ। एक मेडिकल ऑफिसर, या एक अंडर ट्रेनी हाउस ऑफिसर भी वो ऑपरेशन कर हुँ, सकता हुँ। है। ठीक है। उसके लिए इतने पैसे जी आए, हम आपकी एम्बुलाइजेशन कर दें। तो आप क्या कहना चाहेंगे मेल्स को कि उन्हें ये एम्बोलाइज़ेशन नहीं करवानी चाहिए? फालतू पैसे हैं तो ज़रूर करवा लें। हाँ, अगर हराम एक्स्ट्रा के पैसे या हुँ, इजी मनी है, हुँ, या हुँ। आपको इनहेरिट हुए हैं, आपके बिल्कुल। दादा परदादा छोड़ के गए हैं, हुँ, हुँ। उड़ाएँ। उड़ाएँ, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन ये है कि मेल्स में स्पर्म कम होने की वजूहात क्या बनती हैं?
सर जोड़ के बैठा हुआ है अमेरिका, यूरोप और बहुत से लोग। बड़ी रिसर्च हो रही है, अभी तक तो किसी को नहीं पता चला। एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ज़्यादा ब्लेम करते हैं कि जी ये जो बिल्कुल नेचुरल से हम दूर हो गए हैं। हम स्टोन एज का जो ज़माना था, ऑर्गेनिक हर चीज़ थी, जैसे मोबाइल्स हैं, आपके लैपटॉप्स हैं, वीओसीज़ हैं आपके माहौल में। फिर बहुत सी चीज़ें जो मैं अक्सर करती होती हूँ, माइक्रो प्लास्टिक्स ने तो बेड़ा गर्क कर दिया हर एक का। इरेक्टाइल डिसऑर्डर्स में लेटेस्ट रिसर्च आई कि जब उन्होंने डायसेक्शन करके देखी और सैंपल्स लिए तो वहाँ प्लास्टिक की डेपोजिशन थी इन द पीनाइल टिश्यू, ठीक है। उसकी बेस पे, जहाँ पे कि वो इसकी कैवर्नोसिस, शायद वो मसल होता है जिसकी कॉन्ट्रैक्शन से फिर वो वेन्स इनगॉर्ज होती हैं, वहाँ पे प्लास्टिक की डेपोजिशन थी और वो फंक्शन नहीं सही हो रहा था वहाँ पे। ठीक है। तो प्लास्टिक तो ले दे गया है हमें। पेट्रोलियम से बनी हुई चीज़ें, पेट्रोल देखें तो सही कितना ख़तरनाक बात है। बिल्कुल वो ठीक है। चीज़ें और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इकट्ठी मिलके कलेक्टिव इफ़ेक्ट यही है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत से ऐसे मेल्स हैं कि जो परफ्यूम लगाने के बहुत आदी होते हैं। वो जगह जैसे ही थोड़ी देर बाद उन्हें जो है वो लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम चाहिए और वो बार बार लगाते हैं ताकि हमसे खुशबुएं आएँ। तो क्या उनके ऊपर भी ये इफ़ेक्ट हो सकता है, इम्पैक्टफुल हो सकता है जो ये स्पर्म के हवाले से? बिल्कुल हो सकता है जी। ये जितनी चीज़ें मैंने गिनवाई हैं, हुँ, ये बॉडी में जाके एक फ़ीमेल हार्मोन में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है। और परफ्यूम्स जो हैं, स्पेशली परफ्यूम, खुशबू, इसमें थैलेट्स और पैराबेन्स होते हैं। थैलेट्स खुशबू देते हैं एक्चुअली। हुँ, हुँ, थैलेट्स आर द थिंग्स व्हिच, पैराबेन्स तो डाला जाता है उनकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ करने ठीक के है। लिए। और परफ्यूम्स में क्या है, ये बड़े-बड़े ब्रांड्स जो हैं, ये कहते हैं जी हमने डिस्क्लोज़ नहीं करना। हुँ, ये हमारा ट्रेड सीक्रेट है कि हम ये परफ्यूम कैसे बनाते हैं। ठीक है। अल्लाह जाने उसमें क्या डला होता है। और हुँ, उसमें वो कैंसर करता है, कि वो स्पर्म काउंट को ज़ीरो करता है, कि ओवरीज़ को का सत्यानाश करता है। ये परफ्यूम्स जो हैं, इनके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, ये ज़ीनो ईस्ट्रोजेंस में कन्वर्ट होते हैं और उसके बाद ओवरी का फंक्शन, फिर आप जो यंग बच्चियाँ हैं, उनके यूट्रस बड़े-बड़े, बहुत हुँ, बड़े-बड़े। जिस बच्ची के यूट्रस में रिसेप्टर्स होंगे ईस्ट्रोजन के, वो तो ले लेगा ना, वो तो इफ़ेक्ट होगा। ठीक ये है। ऐसे ही है कि जैसे ताले यूट्रस में हैं, हुँ, चाबियाँ आ रही हैं, वो किस ताले में लगती हैं जाके, कितने ताले हैं जिनको वो उसमें चाबियाँ फिट होके, और वो ठीक है। कोडिंग होती है ना, स्पेशली कोड्स होते हैं। मैं तो हैरान रह जाती हूँ कि ये बॉडी ह्यूमन है क्या? बिल्कुल ठीक है। कोड होता है, स्पेशल कोड होता है। ठीक है। उसके अंदर डिकोड करती हैं ये आके, अगर उसमें रिसेप्टर्स हैं, वो कोड मौजूद है, हुँ, हुँ। उसने ईस्ट्रोजन ने जाना है, वो कोड लगाना है और एंटर कर जाना है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये इसके बाद बताइएगा कि आईयूआई क्या होता है और इसका क्या फ़ायदा, क्या नुकसान है? आईयूआई सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड, उसके बारे में तो इतनी गलतफ़हमियाँ हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। जी, देखिए आईयूआई क्या होता है? जी, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। आईयूआई का मतलब ये है कि एक औरत का सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल है। यानी उसकी विजाइनल सिक्रीशंस का पीएच ठीक है, उसके यूट्रस का माउथ ठीक है, उसके अंदर जो फिर यूट्रस की अंदर के हालात हैं, अंदर का एनवायरनमेंट है, वो बिल्कुल कंजीनियल है फॉर कंसेप्शन। फिर उसकी ट्यूब्स के अंदर बाल बड़े सही तरीके से बीट कर रहे हैं और वो अंडे को प्रोपेल कर रहे हैं। और उसके अलावा आगे ट्यूबों के हाथ बड़े अच्छे हैं, वो अंडा उठा रही है, ओवरी टाइम पे एग निकाल रही है और अंडे की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और यूट्रस में कोई ख़राबी नहीं है, टाइम पे एग निकल रहा है, टाइम पे सब कुछ हो रहा है, यानी परफेक्ट सिस्टम चाहिए औरत का आईयूआई के लिए। ठीक है, अब हो क्या रहा है, मार्केट में बड़े-बड़े फाइब्रॉइड हैं, ठीक है, इतना बड़ा पॉलिप पड़ा हुआ है ठीक है, यूट्राइन कैविटी में, ठीक है। अंडा निकल ही नहीं रहा। हुँ, तो मरीज़ कहेगा मैडम बड़े ही आईयूआई कराए हैं हमने, वो भी नहीं पॉज़िटिव आया। ठीक है। अब मैं सर पकड़ के बैठ जाती हूँ हुँ, कि चलो ये तो मेडिकली जाहिल है ना, जी, जी। मतलब इसको तो मेडिकल सेंस नहीं है। जी, जी। लेकिन वो डॉक्टर जो आईयूआई कर रहा है, हुँ, इतने बड़े-बड़े पत्थर हैं क्यारी में,
उसमें आईयूआई क्यों कर रहा है? इधर तो मतलब पता नहीं ओवुलेशन भी हो रही है कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक। फाइब्रॉइड्स ने ट्यूबें तो नहीं बंद की हुई प्रेशर से, या वो जो अंदर एंडोमेट्रियम है, ज़मीन है जिसमें जाके बीज ने लगना है, वो भी ख़राब है। तो आईयूआई कैसे आप करा रहे हैं? आईयूआई ज़्यादातर मेल फैक्टर के लिए होता है। ठीक है। होता क्या है, जी। अब आईयूआई की प्रेपरेशन बनाने के 2 तरीके होते जी, हैं। ठीक है। अब जैसे आपने स्लाइड के अंदर देखा कि जरसूमा जो स्पर्म है, जी, जी। जिसने अंडे के अंदर घुस के प्रेगनेंसी करनी है, ओके। बीज बनाना है, उसके 3 हिस्से होते हैं। एक उसका बड़ा क्यूट सा हेड होता है, फिर उसकी एक गर्दन होती है, नेक होती है और एक टेल होती है। ठीक टेल है। से वो प्रोपेल करता है, ओके। और वो जो सामने उसका हेड होता है ना, वो जाके अटैच करता है एग पे, ठीक और है। उसके आगे एक्रोसोमल रिएक्शन होता है, उसमें कुछ एंजाइम होते हैं, वो अंडे को तोड़ तोड़ के एग घुस जाता है अंदर। ठीक है। बाकी सारे उस अंडे के शेल को नरम कर रहे होते हैं। यानी आप अगर कभी माइक्रोस्कोपिक उसका देखें ना, तो वो स्पर्म्स जुड़े होते हैं उसके साथ, टेल्स हिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सैकड़ों, लेकिन जाता उसमें एक ही है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 चले जाएंगे, ट्विन्स हो जाएंगे, आइडेंटिकल ट्विन्स। तो वो जो सॉरी, नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स जो होते हैं, तो उसमें ये है कि जो स्पर्म है वो जाके उसने एग के अंदर जब जाना है, तो उसकी एक स्पीड होती है, उसमें प्रोग्रेशन होती है, एक रैपिड प्रोग्रेशन में जो स्पर्म है ना, वो जाके प्रेगनेंसी कर सकता है। दिस इज़ द बेस्ट क्वालिटी स्पर्म। जो स्लो प्रोग्रेशन के हैं लेकिन जा सीधे रहे हैं, या जो बिल्कुल ही टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं, टेल डिफेक्ट हैं, ये हम इक्सी में इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमने उसको एक उसमें ट्यूब में उठाया और अंडे के अंदर छोड़ के आए, हम ठीक। इंजेक्ट करके एक नीडल में हमने उठा लिया उसको, हम टेल से उसको पकड़ते हैं और अंदर खींच लेते हैं, और बड़ा मज़ेदार होता है वो। आप नीडल उसकी टेल के पास लाके ना, इधर से आप प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर करते हैं, तो वो टेल समेत वो नीडल के अंदर आ जाता है। ठीक है। फिर हम वो नीडल एग के अंदर डालते हैं और पीछे से प्रेशर रिलीज़ करते हैं, तो वो एग में रह जाता है। जी, ठीक। ये इक्सी का प्रोसीजर है टेस्ट ट्यूब बेबी का। ओके। लेकिन जो होते हैं ना स्लो प्रोग्रेशन, जो बिल्कुल तेज़ चल रहे हैं जी, और जी। सीधे पाथ में चल रहे हैं, आपने पहले सीमन एनालिसिस करके देखना है कि उस सैंपल में इस तरह के स्पर्म हैं कि नहीं। ठीक है। अगर उसमें कुछ परसेंटेज ऐसे स्पर्म्स की है, सिर्फ उस सैंपल पे आईयूआई हो सकता है। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब वो हमने क्या करना है, हमने एक इकट्ठा सैंपल है, ठीक है। हमने ये रैपिड प्रोग्रेशन वाले स्पर्म उसमें से अलग करने हैं ओके। और वो माँ में इंजेक्ट कर देने हैं। आम तरह से आपस में मिलने से तो वो सारा का सारा डिपॉजिट होता है, लेकिन हमने उसकी पॉपुलेशन को सिर्फ रैपिड प्रोग्रेसिव जो हैं उनको हमने अलग कर लेना है, और वो चंद कतरे हमने माँ के रहम में रख देने हैं। ठीक है। अब इसके होते हैं 2 तरीके। एक तरीका ये होता है कि हम 5-6 ट्यूबें लेते हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड वो होती हैं, ओके। और एक स्पर्म वॉश मीडियम होता है, हुँ, स्पेशली बाहर के मुल्कों से आता है। ठीक है। उसके हम कॉलम बना लेते हैं, इक्वल कॉलम। जैसे हमने 6 ट्यूबें लगा ली, वो वार्म एक बेड होता है, उसके ऊपर होते हैं, उनको 37 डिग्रीज़ पे होना होता है, बिल्कुल। और आप एक ऐसा माहौल उनको देते हैं कि उसके आसपास कोई जर्म नहीं है, यानी वो एक लैमिनर फ्लो कैबिनेट में ही प्रेप बन सकती है। बिल्कुल ठीक है। अब वहाँ पे आपने क्या करना है कि पहले आपने माइक्रोस्कोप में देखना है, आपने जी। देखा कि डेड भी हैं, स्लो भी हैं, लेकिन रैपिड इसमें हैं। ठीक है। 25 मिलियन काउंट है, रैपिड भी हैं, तो हमने अब इसको इकट्ठा कैसे करना है? जी, ठीक है। अब जैसे 1.5 मिलीलीटर्स जो हैं, मिल्स जो हैं, अगर उसने सैंपल दे दिया, तो बिल्कुल। हम क्या करते हैं कि पहले हमने वो फ्लूइड डाल दिया ट्यूबों में, फिर एक स्पेशलाइज्ड पाइपेट होता है, उसमें हमने सीमन पकड़ना है, और हमने ट्यूब के एंड पे जाके सीमन डिपॉजिट कर देना है, और बिल बड़ी आहिस्तगी से उसको भर के वो हिले नहीं, ठीक है। और फिर हमने उसको 37 डिग्रीज टेम्परेचर पे स्टैटिक रख देना है। ओके। कई दफ़ा हम टेढ़ी ट्यूब्स करें तो वो बहुत अच्छी यील्ड आ जाती है, टेढ़े में सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है ना, ओके। तो हमें ज़्यादा मिलती है। ठीक है। अब जो स्पर्म्स
रैपिड मूवमेंट कर रहे हैं वो बहुत जल्दी स्विम करके ऊपर आ जाते हैं। ठीक है। अब वो जब स्विम करके ऊपर आते हैं ना तो नीचे डेब्री रह जाती है, गंद रह जाता है, डेड स्पर्म्स रह जाते हैं, जो स्लो मूविंग है वो भी पीछे रह जाते हैं, जिनके टेल डिफेक्ट्स हैं वो भी पीछे रह जाते हैं। जी, जी। तो फिर हम कोई 35 मिनट्स के बाद ऊपर से एक कतरा उठा के उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं कि कोई स्विम करके ऊपर आए हैं कि नहीं। ठीक है। जब वो स्लाइड डाल के हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें वो मूविंग नज़र आ जाते हैं। वो फील्ड में अगर काफ़ी सारे हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये सब के सब जो मूविंग फास्ट मूविंग थे वो ऊपर सरफेस पे आ गए हैं। ठीक है। नेकेड आई को तो नज़र नहीं आते, वो माइक्रोस्कोप में देखने पड़ते हैं। जी, जी, जी। फिर ऊपर से वो सैंपल उठा लिया जाता है वो फ्लूइड का, ठीक बाकी है। नीचे ही रहना है। हुँ। उसको हम फिर एक अलहदा ट्यूब में सारी वो जो 6 ट्यूब्स हैं उनकी ऊपर से सुपरनेटेंट उठा के हम एक ट्यूब में डाल लेंगे। ओके। वो इतना सा कोई 1 मिल या 1.5 मिल्स हो जाएगा। उसको फिर हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। ठीक है। सेंट्रीफ्यूज जब करते हैं तो वो स्पर्म्स जो हैं वो नीचे एक कोनिकल ट्यूब होती है, उसकी कोन में नीचे वो पाउडर सा इकट्ठा हो जाता है, जो स्पर्म्स होते हैं वो नज़र आ रहा होता है कि ये स्पर्म्स हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर हम सुपरनेटेंट फ्लूइड फिर गिरा देते हैं क्योंकि उसमें फिर डेब्री और डेड सेल्स होते हैं। हुँ, हुँ। फिर हम उसमें फ्रेश स्पर्म वॉश और डालते हैं, उसका कोई हाफ मिल यानी तकरीबन हाँ हाफ मिलीलीटर उसके अंदर हम कतरे डाल के, और वो एक फिर एक आईयूआई कैथेटर होता है। हुँ। आईयूआई कैथेटर को फिर हम डालते हैं स्पेशल पोजीशन बना के मरीज़ की। हम अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि उसकी ओवुलेशन हो गई है, एग ठीक रिलीज़ है। हो गया है। ओके। अब वो जो अंडा है वो शायद ट्यूब ने उठा लिया और वो कहीं ट्यूब के सेंटर में कहीं पहुंचा हुआ है। ठीक है। फिर हम यूट्रस में नीचे से वो चंद कतरे जो होते हैं वो हम यूट्राइन कैविटी में यानी यूट्रस के माउथ से गुजर के हुँ। हम उसकी कैविटी में उसको चोर जैसे जाते हैं ना, गठड़ी रख के भाग आए जी, या जी। गठड़ी उठा के भाग आए, जी, जी। हमने चोरों की तरह जाके खामोशी से वहाँ सैंपल रखे। अगर आपने फंडस को टच कर दिया यानी जो ऊपर वाला हिस्सा है तो रिदमिक मूवमेंट शुरू हो जाएंगी यूट्रस में, और ठीक वो है। सारा स्पर्म्स को वो उस डायरेक्शन से बाहर को एक्सपेल कर देगा। बिल्कुल तो ठीक है। ये एक सिंपल प्रोसीजर भी बड़े ध्यान से करने वाला होता है। और अभी तक ये सिंपल प्रोसीजर है डॉक्टर साहिबा? ये सिंपल वाला प्रोसीजर है। ठीक है। तो ये बड़ा और फिर आप अगर फिडल कर रहे हैं कि आपका कैथेटर ही नहीं जा रहा सर्विक्स में, आप कभी उधर से पकड़ते हैं, कभी आप उधर से पकड़ते हैं, कभी कोई फोर्सेप पकड़ के आप फोर्स कर रहे हैं या थोड़ी सी ब्लीडिंग हो गई है, फिर तो पॉजिटिव नहीं होगा फिर नहीं होगा। ना। वो और नाराज़ ही हो जाता है, वो तो चोर की तरह जाके खामोशी से अगर आप रख के आए हैं तो वो पॉजिटिव आएगा। और इसको इतना जो है इस प्रोसेस को बड़े एहतियात के साथ करना पड़ता है, हाँ, लेकिन प्रिकॉशंस के। औरत 100% परफेक्ट हो तो तब आप ये करेंगे। हुँ। उधर फाइब्रॉइड हुए हुए हैं, उधर उसका यूट्रस इतना बड़ा है या उसके अंदर ट्यूबों का मसला है, वो अंडा उठा ही नहीं सक रही, हुँ। तो आप कहें कि जी मैंने क्लिनिक से 6 दफ़ा जी वो आईयूआई कराया। हुँ। पहले तो मैं ऐसे बैठ जाती हूँ कि मैं अब इसको ये लंबी कहानी कैसे समझाऊँ, कैसे? इसको क्या बताऊँ कि आईयूआई होता क्या है? ये हुँ। हमारे अवाम कोई पढ़ लिखी जाएँ, कोई थोड़ा-सा हुँ। समझ ही लें, अपने क्यों पैसे ज़ाया करते हैं जाके। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहिबा आपने बता दिया कि सारे प्रोसेस के बाद आईयूआई होता है और ये आईयूआई हाँ, की अच्छा डेफिनिशन। अब एक और भी आईयूआई का तरीका होता है। जी। एक तरीका तो ये है कि हमने स्विम अप कर लिया। जी, ठीक उसके है। अंदर हमने क्योंकि देखा कि बहुत अच्छे स्पर्म्स थे और स्विम अप। अब अगर उसके अंदर बहुत से तरीके होते हैं हुँ, हुँ। इसको प्रेपरेशन बनाने के। जी, ठीक है। फिर एक फ़िल्टर का तरीका होता है कि ठीक है। उसके अंदर बहुत ही कम स्पर्म्स हैं। जी, जी। फिर हम क्या करते हैं, उस सैंपल को थोड़े से फ्लूइड में डाइल्यूट करके हम पहले सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं। ठीक है। यानी कि पूरा सैंपल की बजाय वो हम पूरा का पूरा उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसकी जो डस्ट होती है हुँ, हुँ। वो लेके तो उसके ऊपर सुपरनेटेंट फ्लूइड डालते हैं। बिल्कुल ठीक है।
और ये भी एक इसका प्रोसेस है। ये फ़िल्टर का प्रोसेस है, वो स्विम अप का प्रोसेस है। तो ये अच्छा फ़िल्टर करने के लिए आपको डिफ़रेंट फ्लूइड चाहिए, मीडिया चाहिए जो अमेरिका से आता है। फिर अगर अमेरिका से चला हुआ या यूरोप से चला हुआ, वो रास्ते में उसकी टेम्परेचर चेन कहीं भी पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे आके और वहाँ वो गर्म हालात में 12 घंटे पड़ा रहा है और वो कस्टम उसको बाहर नहीं निकाल रहा। जी, जी, जी। आप जितना मर्ज़ी आईयूआई में एक्सपर्ट हों, रिज़ल्ट नहीं आएँगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जो ये चीज़ें आप बता रही हैं, हुँ, क्या हुँ। अक्सर औक़ात डॉक्टर्स इन चीज़ों से आगाह करते हैं मरीज़ को कि ये सारे प्रोसेस हो सकते हैं? या मोस्टली अपना पैसा बनाने के लिए बस वो कहते हैं चलें जी आईयूआई करते हैं ये वो? कुछ डॉक्टर्स को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। वो भी हर एक का यूआई करी जा रहे हैं। अब आई डोंट नो वो डॉक्टर हैं हुँ, हुँ। कि सो कॉल्ड डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अपना नाम के आगे डॉक्टर रख दिया है कोई। देखिए नर्सों ने भी डॉक्टर लिखा हुआ है। जो वो क्या नाम है डिस्पेंसर्स, बिल्कुल, ओटीएज़ उन्होंने भी अपने-अपने अस्पताल बनाए हुए हैं और ऐसे ही है, डॉक्टर लिखा हुआ है। ऐसे ही। लेकिन अगर एक ऑथेंटिक डॉक्टर फुली ट्रेन्ड डॉक्टर अगर ऐसे कर रही हैं या कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक दिस इज़ एक्सेप्टेबल। और दूसरा ये कि रेडियोलॉजिस्ट तो ना यूआई करें और हुँ, बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ लिखी हुई हैं हुँ, हुँ, और अपने-अपने बड़े सेंटर्स हैं उनके हुँ, और जी आएँ हम आपका आईयूआई कर देते हैं, ठीक हम है। आपकी ओवेरियन सिस्ट ड्रेन कर देते हैं, ना ट्रेसपास करें अपने उसमें हुँ, किसी हुँ। के डोमेन में। डॉक्टर साहिबा, हर पॉडकास्ट में आप रेडियोलॉजिस्ट को कोई ना कोई पैगाम देना चाहती हैं, कोई ना कोई उन्हें तंबिया करती हैं, तो बहुत से डॉक्टर्स जो हैं वो आपसे नालाम भी होंगे कि आप क्यों हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं? अभी तक क्योंकि मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, हुँ, तो जब गलत बात करूँगी, हुँ, तो फिर मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मुझे चेक करें, ठीक है। कि आप आएँ मुझे बताएँ अगर मैं गलत कह रही हूँ, हुँ, हुँ, मैं तो सही कह रही हूँ। ठीक है। जैसे कि हमारी गायनेकोलॉजिस्ट ने ब्रेस्ट की जो बिनाइन डिजीज़ेज़ हैं ना, हुँ, हुँ, फीमेल ब्रेस्ट की जो कैंसर के अलावा जितनी भी कंडीशंस हैं, वो फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट का डोमेन है ठीक है। या गायनेकोलॉजिस्ट का डोमेन है, मेल और फीमेल, हुँ, ठीक है? हमारा हम पास नहीं हो सकते जब हम एक ब्रेस्ट पे कंपल्सरी क्वेश्चन हमारा आता है हुँ, गायनी के एग्ज़ाम में और अगर हम वो फ़ेल कर दें तो हम टोटली फ़ेल हैं। हम जितनी मर्ज़ी ऑब्स्टेट्रिक में टॉप कर रहे हों, गायनी में टॉप कर रहे हों, अगर ब्रेस्ट का क्वेश्चन हमने फ़ेल कर दिया, हुँ, तो हमें ये पता है कि कैंसर अगर निकल आए, हुँ, आपने फ़ौरन ऑन्कोलॉजी में या सर्जन की तरफ भेजना है। ठीक है। ठीक है ना? लेकिन शॉर्ट ऑफ दैट जितनी भी बिनाइन डिजीज़ ऑफ ब्रेस्ट हैं ये जो स्किन डिजीज़ेज़ होती हैं ज़्यादातर जैसे एक्जिमा है, वो आपको पता ही नहीं है कि उसका क्या करना है, वो हम बिल्कुल, फिर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, ठीक ठीक है? है। हमारी डोमेन में आ जाती हैं दूध पिलाते हुए ब्रेस्ट एब्सेस बन गई या फाइब्रोएडिनोमा हो गया या निपल के कट्स हो गए या उसके अंदर कोई आपने बायोप्सी करनी है, कोई डिस्चार्जिंग साइनस है या आपको शक पड़ रहा है कि कहीं कैंसर ना हो, आपने बायोप्सी करनी है, वो भी आप कर सकते हैं। और तो हमने तो मतलब सर्जन को ब्रेस्ट भी दे दिया बिला वजह, उसने तो मांगा भी नहीं। हुँ, और बिल्कुल, हमारी गायनेकोलॉजिस्ट ना तो ब्रेस्ट को एग्जामिन करती हैं रेगुलरली, ठीक अ, है। अपना जब एंटीनेटल के लिए मरीज़ आता है, तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम बिल्कुल, टू डू अ पैप स्मीयर। ओके, यूट्रस के कैंसर का पता चल सकता है बिल्कुल ठीक है। और उसके अलावा ब्रेस्ट के कैंसर का पता चल सकता है, ब्रेस्ट की डिजीज़ेज़ का पता चल सकता है। आप आर्म्स को, आर्मपिट्स को, एक्ज़िला को पैल्पेट करें, आप ब्रेस्ट की कंडीशन देखें, इन्वर्टेड निपल्स तो नहीं हैं। मेरा अवाम को बच्चियों को ये मैसेज है कि जब वो अपना प्रेगनेंसी के होते ही एंटीनेटल एग्ज़ाम के लिए जाएँ, तो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करें, उससे डिमांड करें कि मेरे ब्रेस्ट को भी एग्ज़ामिन करें, मैंने बाद में दूध पिलाना है। बिल्कुल ठीक कई है। बार ऐसे होता है कि वो हम डिलीवर कर रहे होते हैं, वो एंटीनेटल कहीं से करवा के आई हैं, निppल्स अंदर इन्वर्टेड हैं, दूध निकल रहा है, बच्चा लैश ऑन नहीं हो रहा, हुँ, मुसीबत पड़ी होती है। तो हुँ, अगर वो पिल रोलिंग मूवमेंट से अपने निppल्स को 9 महीने बनाती है, तो उसके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो अब ये जो डोमेन है हमारा, जो ब्रेस्ट का है, ये हमने तो सर्जन को वैसे ही हैंड ओवर कर दिया, हम तो उसको बिल्कुल ऐसे क्लेम ही नहीं कर रहे। तो हमने तो अपना डोमेन आपको दे दिया, तो आप क्यों ट्रेसपास करते हैं हमारी चीज़ों में?
ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। सर्जनों को यूट्रस निकालने का इतना शौक है, स्पेशली जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो सर्जरी के प्रोफेसर्स हैं ना, वो तो बड़े शौक से हिस्ट्रेक्टमी करते हैं। ज़रूरत है या नहीं है? देखिए, हिस्ट्रेक्टमी की ज़रूरत सिर्फ़ और सिर्फ़ कैंसर आपको शक पड़ा है या डायग्नोज़ हो गया है, तो तब आप करेंगे, वरना यूट्रस गलता कभी नहीं है, गला हुँ, हुआ यूट्रस ज़िंदा जिस्म में नहीं होता। च तो इसलिए ये बातें जो है ना, ये गलत हैं। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा।